काफ़ी अच्छी, और रूम के बाहर एक छोटी सी बैल्कनी बनी हुई है। कर्टन्स लगाए हैं वो भी मैंने बहुत ही लाइट बेज से कलर के लगाए हैं, चेक्स वाले। जिन लोगों ने मेरा किचन वाला व्लॉग देखा है, किचन मेकओवर का, तो उसमें मैंने चेक्स वाला प्रिंट लगाया था। थोड़ा बड़ा चेक था वो, रेड और वाइट में। और बच्चों के रूम में मैंने बेज और ऑफ वाइट सा चेक में लगाया है। लाइट शेड रखा है कि ज़्यादा वो डार्कनेस फील ना हो रूम में। और विंडो बहुत ही मज़े की बड़ी सी विंडो है, और बाहर बैल्कनी बहुत अच्छी बनी हुई है। और ये मैंने ऑर्गेनाइज़र्स लिए थे, क्योंकि मुझे लगता है जितने ऑर्गेनाइज़र बच्चों के रूम में उतने कम होते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर असेंबल हो जाती हैं और पड़ी हुई अच्छी लगती हैं। इवन रूम जो है बिखरा बिखरा नहीं लगता इनसे। तो अभी बच्चों के पास, बच्चों की एज ऐसी हो गई है कि बच्चों के पास इतने टॉयज़ अभी इस तरह से नहीं हैं। और जो मेरा छोटा बेटा है वो भी टॉयज़ से ज़्यादा नहीं खेलता। और जिस तरह मैं अभी सऊदी से वापस आई हूँ, तो मैं जो वहाँ के टॉयज़ थे वो मैं सारे वहीं पे छोड़ आई हूँ, कुछ भी साथ नहीं लेके आई, क्योंकि टॉयज़ इस हालत में थे ही नहीं कि उनको साथ लेके आएँ, क्योंकि सभी टूटे हुए कुछ इस तरह से थे, जिस तरह बच्चे खेलते हैं तोड़ देते हैं। तो बस इसलिए मैं सारे टॉयज़ जो थे बच्चों के वहीं पे छोड़ आई थी। अभी इन ऑर्गेनाइज़र्स में मैंने कुछ रखा नहीं है, क्योंकि मैंने 3 लिए थे कि हर बच्चे का एक एक हो जाए। जो चीज़ होगी उसके अपने बॉक्स में ही रखूँगी मैं, ताकि बंदे को पता हो कि इसकी चीज़ इस बॉक्स में पड़ी हुई है। इवन बच्चों को मैंने बताया कोई भी टॉय या कुछ भी ऐसी चीज़ बिखरी है आपकी, तो अब इन ऑर्गेनाइज़र्स में डाल दो, तो वो फिर जब मैं क्लीनिंग किया करूँगी तो मैं खुद से उनको सेट कर दिया करूँगी। कम से कम चीज़ इन ऑर्गेनाइज़र्स में डाल देंगे तो रूम बिखरा नहीं लगेगा ना। तो बस मुझे ये ऑर्गेनाइज़र जो था वो बेड के साथ अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने इन जो बॉक्स वाले ऑर्गेनाइज़र्स हैं इनको मैंने ड्रेसिंग टेबल के नीचे मैंने बताया था कि काफ़ी अच्छी स्पेस बनी हुई है, तो वो मैंने वहाँ रख दिए। और ये जो कपड़े के बने हुए जो ऑर्गेनाइज़र्स थे, इसके अंदर मैं सॉक्स वगैरह रखती हूँ, और कोई भी चीज़ बच्चों की छोटे मोटे जो टॉयज़ पड़े हैं फ़िलहाल के लिए वो मैं रख देती हूँ। तो रूम काफ़ी ज़्यादा नीट लगता है, ऑर्गेनाइज लगता है और बिखरा नहीं लगता। तो इसलिए मैं बच्चों को ही बताती हूँ कि जब भी कोई रूम में चीज़ नीचे गिरी हो तो कम से कम उठा के आप ऑर्गेनाइज़र में रख दो। तो बाकी फिर जब मैं इनके रूम में आती हूँ तो मैं फिर अपनी अपनी जगह पे वो चीज़ें रख देती हूँ। तो इन ऑर्गेनाइज़र्स के बहुत फ़ायदे हैं। जिस तरह बच्चों का आर्ट वर्क वगैरह का काम होता है, एक ऑर्गेनाइज़र में बंदा आर्ट वर्क की सारी चीज़ें रख देता है। और इनके रूम की कबर्ड भी काफ़ी बड़ी है वैसे, और काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, डेप्थ है काफ़ी ज़्यादा पीछे की तरफ कबर्ड्स की ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें कबर्ड्स में भी आ जाती हैं। तो इसलिए शायद ऑर्गेनाइज़र्स अभी जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं। और सभी बच्चों को बहुत एक्साइटमेंट होती है अपना सेपरेट रूम रखने के लिए, क्योंकि बच्चों को ना जब बच्चे 8-9 साल के होते हैं तो उनको भी स्पेस चाहिए होती है। तो मुझे लगता है हर बच्चे को ही एक्साइटमेंट होती है अपना रूम सेट करने की, अपनी चीज़ें अलग रखने की। अच्छा, घर में वॉशरूम्स के आगे मैंने ना वॉशरूम के जो दरवाजे हैं उनके आगे मैंने नेट के कर्टन्स लगाए थे, तो उससे देखिए कितनी नीट सी लुक आ रही है ना, क्योंकि वॉशरूम्स के डोर भी कोई इतनी अच्छी हालत में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने नीट लुक देने के लिए मैंने आगे नेट के कर्टन्स लगाए हैं, तो उससे बड़ी अच्छी लुक आती है। अगर दरवाज़ा वगैरह वॉशरूम का खुला भी है तो कम से कम नेट का कर्टन जो है वो आगे होगा, तो उससे बड़ी अच्छी लुक आती है। तो बस ये मैंने रूम बच्चों का सेट किया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और नीचे जो फ्लोर है वो विनाइल फ्लोर है, और बच्चों के जो बेड्स हैं उनके बीच में मैंने एक मैट सा डाला हुआ है। रग तो नहीं कह सकते, एक प्ले मैट टाइप बच्चों का होता है, वो मैंने डाला हुआ है। क्योंकि अक्सर बच्चे यहाँ पे बैठ के नीचे ना कुछ खेल लेता है, मेरा छोटा वाला जो बेटा है। और बहुत ही लाइवली सी इसकी रियल में भी ऐसे लुक है, बहुत ही लाइवली सी और कलरफुल सी। मुझे लगता है कि बच्चों का रूम जितना कलरफुल हो ना तो बच्चे उतना खुश रहते हैं। ये मैंने अपने बच्चों को रूम सेट किया था जब ये स्कूल गए थे, तो वापस आए थे मैंने उनको फुल रूम सेट किया हुआ था। एक तरह से मैंने उनको सरप्राइज़ दिया था कि उनको होता था कि हमारा रूम सेट करें। किचन और लाउंज के बाद ये बच्चों का रूम ही था जो मैंने सबसे पहले सेट किया था, क्योंकि इनको बड़ा होता था कि हमारा रूम सेट करें। फ्रेम आपको नज़र आ रहा है, ये बड़ों बच्चों का मैंने हैंड प्रिंट लिया था और छोटे का मैंने फुट प्रिंट लिया था। ये काफ़ी पुराना सऊदी की बात है, जब ये छोटा था
तब मैंने इसका प्रिंट लिया था। इस रूम का मेकओवर और रूम की थोड़ी बहुत क्लीनिंग करने के बाद मैं किचन में आ गई थी क्योंकि लंच का टाइम होने वाला था। तो मैंने जो मटन कढ़ाई बनाने वाली हूँ, और मटन जो है मैं एक रात पहले ही नीचे फ्रिज में रख देती हूँ ताकि अच्छे से डीफ्रॉस्ट हो जाए, और सुबह मैं 2-3 घंटे के लिए ना इसको सिरके वाले पानी में डिप करके रख देती हूँ। तो उससे ये कि गोश्त किसी किस्म का भी चिकन में हो या मटन में हो तो वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, उसका ब्लड वगैरह उसकी हर चीज़ बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने बस ये कढ़ाई जो है मैं बहुत ही जल्दी में बना लेती हूँ और बहुत ही मज़े की बनती है। आप आगे ईद पे भी ट्राई कर सकते हैं क्योंकि ईद वाले दिन भी हम जल्दी में ही होते हैं कि हर चीज़ ऐसी कोई चीज़ बनाएं, ऐसी रेसिपीज़ बनाएं जो जल्दी जल्दी में बन जाए। तो ये भी एक कढ़ाई ऐसी है जो बहुत जल्दी में बन जाती है। और मैंने इसमें 1 किलो के करीब जो है वो मैंने मटन डाला था, क्योंकि जब सिर्फ मटन कढ़ाई बनाते हो अब खाने में तो वो काफ़ी ज़्यादा खाई जाती है। तो मैंने 1 किलो मटन डाला था, साथ में मैंने 2-3 प्याज जो थे वो डाले थे। प्याज थोड़े ज़्यादा हो गए तो कम डाले, क्योंकि प्याज अगर ज़्यादा डालें तो सालन जो है ना वो मीठा हो जाता है। और 3 से 4 जो है मैंने टमाटर डाले थे और थोड़ा लहसुन डाला था। जवे हैं वो मैंने 8 से 10 डाले होंगे क्योंकि अदरक नहीं था तो मैंने सिर्फ लहसुन डाल दिया। और इसको मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं देती हूँ कि फुली इसको मैं टेंडर नहीं करती हूँ, गोश्त को इतना रखती हूँ कि 70% तक करती हूँ। फिर उसके बाद जब मैं उसकी भुनाई करती हूँ, फिर उसके बाद जब सालन जो मेरा एंड हो जाता है तो मैं फिर दोबारा से प्रेशर दे देती हूँ, क्योंकि जब भुनाई के दौरान अगर गोश्त प्रॉपर गला हो तो फिर वो टूटने लग जाता है। तो इसलिए मैं भुनाई करने के लिए इसको 70 to 80% जो है मैं इसको गलने देती हूँ, ज़्यादा नहीं। और बस यहाँ पे मैं इसकी भुनाई करूँगी, ऑयल डालूँगी। ऑयल मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ खाने में, वैसे अगर डिनर्स वगैरह हों तो उसमें फिर वो शक्ल ही तब निकलती है ऑयल ज़्यादा हो। वैसे घर के लिए मैं ऑयल ज़्यादा नहीं डालती हूँ। और साथ में सैलेड और चटनी वगैरह भी रेडी कर लूँगी, क्योंकि गर्मियों में आपको पता है कि चटनी और सैलेड के साथ बहुत अच्छा लगता है। सिंपल सा भी सालन हो तो वो अच्छा लग रहा होता है। अगर 15 मिनट में आपका मटन गलता है तो आप उसको 8 मिनट तक प्रेशर दें। उसके बाद फिर भुनाई के बाद जब सालन डन हो जाए तो फिर दोबारा प्रेशर दे लें। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। और पानी इतना डालें कि बस सिंपल डिप हो जाए, ज़्यादा पानी नहीं डालना। फिर उससे ये होता है कि फिर पानी को ड्राई करने में टाइम लग जाता है। मैंने आज थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया था, वरना जब प्रेशर में हटाती हूँ तो बिल्कुल ड्राई हो पानी। बस यहाँ पे मैं पानी थोड़ा सूखने दूंगी और फिर इसके अंदर ऑयल डाल के मैं भुनाई करूँगी। और जो मसाले हैं वो हमेशा मैं दही के अंदर मिक्स करके कोशिश करती हूँ डालूँ। अगर दही नहीं है तो थोड़ा पानी लेके उसके अंदर मैं मसाले सारे जो हैं वो मिक्स करके मैं डालती हूँ, वरना डायरेक्ट डालें तो वो जल जाते हैं। और बस मसाले जो हैं सिंपल बेसिक मसालों के साथ मैं ये कढ़ाई रेडी करूँगी। मैं कोई भी डब्बे का मसाला या कोई भी बाहर का मसाला यूज़ नहीं करूँगी। सिंपल नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला और हल्दी डाल के तो मैं इसको रेडी करूँगी। और दही अगर 2-3 दिन पुराना हो, खट्टा जिस तरह हो जाता है वो दही हो तो उससे ज़्यादा टेस्टी बनती है ये कढ़ाई। 4 से 5 जो मैंने हरी मिर्चें हैं वो डाली हैं और बस थोड़ी बहुत बुनाई करूँगी। साथ में मैं दही ऐड कर दूँगी। दही के बाद भी मैं 5 से 6 मिनट तक ही बुनाई करूँगी। और अभी जो मेरी आंच है वो मीडियम टू लो है, ज़्यादा हाई नहीं रखी हुई मैंने। और बस इसके बाद फिर मैं पानी डाल के इसको थोड़ी देर और प्रेशर दूंगी कि ताकि प्रॉपरली अच्छे से ये गल जाए। और फिर प्रेशर देने के बाद बस ये हमारा जो है रेडी हो गया है। और इसके ऊपर मैं धनिया जो है वो डालूंगी। धनिया से ही लुक निकलती है कढ़ाई की। और साथ में मैं सिंपल रोटियां जो हैं वो बनाऊंगी तो बहुत ही मज़े की लगती हैं। अगर गरम गरम रोटियां हों साथ में तो कढ़ाई बहुत ही मज़े की लगती है, बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो आप आगे ईद पे ये ज़रूर ट्राई करें और बहुत ही अच्छा टेस्ट था इसका। और कोई भी आपने बाहर का मसाला यूज़ नहीं करना, जो बेसिक मसाले होते हैं सिंपल वही उसी से ये बन जाता है। और सिंपल दही हो तो उसे बहुत ही मज़े की बन जाती है। तो बस अभी हम खाना खाएंगे क्योंकि लंच का टाइम हो गया है और साथ में सैलेड चटनी से और भी मज़ा आ जाता है। मैं वैसे जो है डब्बे के मसाले बहुत कम यूज़ करती हूँ, शायद आप मुझे देखते भी होंगे, बहुत ही कम लेके भी आती हूँ। मैं यूज़ करती हूँ लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करती हूँ। कभी बस टेस्ट के लिए थोड़ा बहुत डाल लिया, लेकिन बेसिक मसालों से सालन बहुत ही मज़े का बनता है।
तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।